सालगिरह का दिन आया तो फरखंदा ने अपनी माँ से इजाजत तलब की कि वो अपनी हमसाए को, जो उसकी सहेली बन चुकी है, बुला सकती है। उसने अपने ठेठ लखनवी अंदाज में कहा, कोई मजाइका नहीं, बुला लो, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। मैंने देखा है लौंडों की तरह कुदकड़े लगाती रहती है। फरखंदा ने वकालत की, नहीं अम्मी जान, वो तो बहुत अच्छी है। जब मिलती है बड़े अखलाक से पेश आती है। नवाब साहिब की बेगम ने कहा, होगा, मगर भाई मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें लड़कियों की कोई नजाकत नहीं। लेकिन तुम इसरार करती हो तो बुला लो, लेकिन उससे ज्यादा रबत नहीं होना चाहिए। फरखंदा अपनी माँ के पास तख्त पर बैठ गई और उसके हाथ से सरोता लेकर छालियां काटने लगी। लेकिन अम्मी जान, हम दोनों तो कसम खा चुकी हैं कि सारी उम्र सहेलियां रहेंगी। इंसान को अपने वादे से कभी फिरना नहीं चाहिए। बेगम साहिबा उसूल की पक्की थी, इसलिए उन्होंने कोई एतराज न किया और सिर्फ ये कहकर खामोश हो गई, तुम जानो, मुझे कुछ मालूम नहीं। सालगिरह के दिन नसीमा आई। उसकी कमीज धारीदार पोपलीन की थी, चुस्त पायजामा जिसमें से उसकी मजबूत पिंडलियां अपनी तमाम मजबूती दिखा रही थी। फरखंदा को वो इस लिबास में बहुत प्यारी लगी, चुनांचे उसने अपनी तमाम निस्वानी नजाकतों के साथ उसका इस्तकबाल किया और उससे चंद नाज नखरे भी किए। मिसाल के तौर पर जब मेज पर चाय आई तो उसने खुद बनाकर नसीमा को पेश की। उसने कहा, मैं नहीं पीती, तो फरखंदा रोने लगी। बिस्कुट अपने दांतों से तोड़ा तो उसको मजबूर किया कि वो इसका बकाया हिस्सा खाए। समोसा मुंह में रखा तो उससे कहा कि वो आधा उसके मुंह के साथ मुंह लगा कर खाए। एक आध मर्तबा मामूली बातों पर लड़ाई होते होते रह गई, मगर फरखंदा खुश थी। वो चाहती थी कि नसीमा हर रोज आए, वो उससे चुहल करे और ऐसी नर्म और नाजुक लड़ाइयाँ होती रहे जिनसे उसकी ठहरे पानी ऐसी जिंदगी में चंद लहरें पैदा होती रहे। लहरें पैदा होना शुरू हो गईं और उनमें फरखंदा और नसीमा दोनों लहराने लगी। अब फरखंदा ने भी अपनी अम्मी से इजाजत लेकर नसीमा के घर जाना शुरू कर दिया। दोनों उस कमरे में जो नसीमा का था दरवाजे बंद करके घंटों बैठी रहती, जाने क्या बातें करती थी। उनकी मोहब्बत इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि फरखंदा जब कोई चीज खरीदती तो नसीमा का जरूर ख्याल रखती। उसकी अम्मी इसके खिलाफ थी, चूंकि इकलौती थी इसलिए वो उसे रंजीदा नहीं करना चाहती थी। दौलत काफी थी इसलिए क्या फर्क पड़ता था कि एक के बजाय 2 कमीजों के लिए कपड़ा खरीद लिया जाए। फरखंदा की 10 शलवारों के लिए सफेद साटन ली तो नसीमा के लिए 5 शलवारों के लिए लट्ठा ले लिया जाए। नसीमा को रेशमी मलबूस पसंद नहीं थे, उसको सूती कपड़े पहनने की आदत थी। वो फरखंदा से ये तमाम चीजें लेती मगर शुक्रिया अदा करने की जरूरत महसूस न करती, सिर्फ मुस्कुरा देती और ये तोहफे तोहफ वसूल करके फरखंदा को अपनी बाहों की मजबूत गिरफ्त में भींच लेती और उससे कहती, मेरे माँ बाप गरीब हैं, अगर न होते तो मैं तुम्हारे खूबसूरत बालों में हर रोज अपने हाथों से सोने की कंघी करती, तुम्हारी सैंडलें चांदी की होती, तुम्हारे गुस्ल के लिए मुंह अतर पानी होता, तुम्हारी बाहों में मेरी बाहें होती और हम जन्नत की तमाम मंजिलें तय करके दोज़ख के दहाने तक पहुँच जाते। मालूम नहीं वो जन्नत से जहन्नम तक क्यों पहुंचना चाहती थी। वो जब भी फिरदौस का जिक्र करती तो दोज़ख का जिक्र जरूर आता। फरखंदा को शुरू में थोड़ी सी हैरत उसके मुंह तक ललिक जरूर हुई, मगर बाद में जब वो नसीमा से घुल मिल गई तो उसने महसूस किया कि उन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं। सर्दी से निकल अगर आदमी गर्मी में जाए तो उसे हर लिहाज से राहत मिलती है और फरखंदा को ये हासिल होती थी। उनकी दोस्ती दिन ब दिन ज्यादा उस्तवार होती गई, बल्कि यूं कहिए कि बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई, जो नवाब नवाजिश अली मरहूम की बेगम को बहुत खलती थी। बात से औकात वो ये महसूस करती कि नसीमा उसकी मौत है, लेकिन ये एहसास उसको बावकार मालूम न होता। फरखंदा अब ज्यादातर नसीमा ही के पास रहती। सुबह उठकर कोठे पर जाती, नसीमा उसे उठाकर मुंडेर के उस तरफ ले जाती और दोनों कमरे में बंद घंटों जाने किन बातों में मशगूल रहती। फरखंदा की 2 सहेलियां और भी थीं, बड़ी मुर्दार किस्म की, यूपी की रहने वाली थी, जिस्म छीछड़ा सा, 2 पल्ली टोपियां सी मालूम होती थी, फूंक मारो तो उड़ जाए। नसीमा से तारुफ होने से पहले ये दोनों उसकी जान और जिगर थी, मगर अब फरखंदा को उनसे कोई लगाव नहीं रहा था, बल्कि चाहती थी कि वो न आया करे, इसलिए कि उनमें कोई जान नहीं थी। नसीमा के मुकाबले में वो नन्ही चूहियां थीं जो कुतरना भी नहीं जानती। एक बार उसे मजबूरन अपनी माँ के साथ कराची जाना पड़ा, वो भी फौरी तौर पर। नसीमा घर में मौजूद नहीं थी, इसका फरखंदा को बहुत अफसोस हुआ। चुनांचे कराची पहुंचते ही उसने उसको एक तवील माजरतनामा लिखा। इससे पहले वो तार भेज चुकी थी।
उसने खत में सारे हालात दर्ज कर दिए और लिखा कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी यहाँ बेकैफ है, काश तुम भी मेरे साथ आती। उसकी वालिदा को कराची में बहुत काम थे।